बस रोक दो भाई, रोक दो यार, रोक दो, इधर ही रोक दो। ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू। उतर जाए। अल्लाह हाफिज। आ गए भाई, पहुंच गए मंजिल मकसूद पर। मंजिल मकसूद पर पहुंचे। ओहो, पीछे लिखा हुआ है आहिस्ता। हाँ, आहिस्ता चले, क्यों वजह? हम पहुंचे थोड़ा तेज, लेकिन जब चलना ही है तो फिर क्या आहिस्ता और क्या तेज, चलें और कहीं ना कहीं पहुंच जाए। बिल्कुल। और पहुंचते पहुंचते चलते चलते पहुंचे हैं हम NA 52 और PP8। ये हल्का है, जो कि इलेक्शंस का सीजन है, आपको पता है, वो गर्मी चल रही है और हिद्दत में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये है जी गुजर खान, और गुजर खान जो है वो बड़ा मशहूर इलाका है, रावलपिंडी के ही उसमें ही आता है, गिरदोनवा में, और बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। आज यहाँ पर जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनाब साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका ये हल्का है, NA 52 का ये हल्का है, यहाँ से वो जीतते आए हैं और पिछले कई इलेक्शंस जो हैं नेशनल असेंबली की सीट से राजा परवेज अशरफ साहब ने जीते हैं, और जाहिर है जीते थे तभी वो वजीर आजम भी बन गए थे। और उससे पहले साइंसी बात बताइए आपने, ये जीते थे तो वजीर आजम बन गए। और खुर्रम परवेज राजा वो भी इस हल्के से प्रोविंशियल असेंबली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके हवाले से भी हम जानेंगे कि एक तरफ एक सीनियर सियासतदान जिसको पता है सियासत कैसे करनी है और इलेक्शन कैसे लड़ना है, और दूसरी तरफ एक जूनियर, तो ये सीखने सिखाने का अमल कितना चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो ये भी हम करेंगे बात। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। चले जरा गुजर खान को देखते हैं और राजा परवेज साहब से मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब राजा परवेज अशरफ साहब और उनके साहबजादे जनाब खुर्रम परवेज अशरफ साहब, और ये एक अवामी फर्शी नशिस्त लगाई है हमने। बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इलेक्शन वाला शेड्यूल? जी, इलेक्शन तो जो कैंपेन है वो तो हेक्टिक होता है, क्योंकि आपने एक मुख्तसर अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी मिलना होता है, ज़्यादा इलाके को कवर करना होता है, और हमारी तरफ जो है इलेक्शन इसमें कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, वन मुलाकातें भी होती हैं, थोड़े नाराज़ साथियों को मनाना भी पड़ता है, सो आपको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता है और गैर रात तक काम करना पड़ता है। तो ये जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सियासतदानों पर ये वक्त बड़ा भारी होता है। तो ये कितना प्रेशर है कि उस सूबे में उस पार्टी को रिप्रेजेंट करना जहाँ पर वो पार्टी एज सच मौजूद नहीं रही ओवर द ईयर्स? देखिए, मेरा जो ख्याल है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, और हर कस्बे में है, हर मोहल्ले में है, हर नुक्कड़ में है, और ये एक ऐसा निज़ाम है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हर जगह पहाड़ों पर मौजूद है, मैदानों में मौजूद है, और जहाँ आप जाएंगे आपको कोई मिलेगा वो कहेगा कि अगर उस वक्त नहीं था आपके साथ पिछली इलेक्शन में, तो अब वो कहता है कि मैं तो पीपल्स पार्टी वालों का पोता हूँ, कोई कहता है मैं उसका बेटा हूँ, कोई कहता है मैं उसका भतीजा हूँ, कोई कहता है मैं उसका दामाद हूँ। हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। अच्छा, जो अब आपका जो रिश्ता है, जो आपके साहबजादे आपके साथ एक अरसे से लगे हुए हैं, आप लोगों ने किस तरीके से अपनी कैंपेनिंग वो बांटी हुई है कि अच्छा कुछ जिम्मेदारियां तुम देख लेना, कुछ मैं देख लूंगा, इस तरीके से ये एक मिला जुला रुझान चल रहा होता है? असल में मैं आपको बताऊं कि जब आपका इलेक्शन कैंपेन होता है तो आपका सारा घर, आपके सारे दोस्त, आपके सारे कारकुन, सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैदान जंग में जो है ना वो जुटे हुए होते हैं, और दिन रात काम हो रहा होता है। और अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे अल्लाह के बाद अगर भरोसा है तो गुजर खान की आवाम पर है, अपने साथियों पर है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे है, पार्टी पर है, कि ये लोग बड़े मुखलिस लोग हैं। जी जी। आपने सबसे ज़्यादा अपने वालिद साहब से क्या चीज़ ऐसी है जो सियासत में सीखी? आजिज़ी सीखी, बिल्कुल। और वालिद साहब ने हमेशा गाइड किया मुझे, और मैं समझता हूँ बड़ा लकी हूँ कि मैंने इनसे सीखा भी और आज इनकी टीम का हिस्सा भी हूँ कि इलेक्शन लड़ रहा हूँ इनके साथ। तो आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर राजा साहब की खिदमत के निशान मिलेंगे, और लोग आपको बताएंगे कि उनकी
जो ज़िंदगी है उसकी, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आई है। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस आया है, यहाँ पर गैस लगी है गांव-गांव, यहाँ बिजली लगी है, जहाँ पे अंधेरों में डूबे हुए गांव थे वहाँ तक हमने बिजली पहुँचाई है। हमने जीटी रोड को मोटरवे के साथ 2 मेन डबल रोड्स लेके कनेक्ट किया है, मंदरा चकवाल, सोहाबा चकवाल। इस शहर जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आया है, यहाँ नाजरा के दफातर आए हैं, यहाँ पे बिजली का बहुत काम हुआ, बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार मिला है। तो ये वो कारकर्दगी है और वो मेरिट है जिसकी बुनियाद पर हम आवाम के पास जा रहे हैं। पीएम जब बने थे तब भी आर्जी रखी हुई थी। बिल्कुल। तो क्या फायदा पीएम बनने का? देखिए मतलब थोड़ी सी तो टॉर दिखाता है। मेरा ख्याल है ये आजिज़ी ही थी तो पीएम बने। अच्छा, इसका जवाब ये। लेकिन कोई प्रोटोकॉल, कोई शपशपा, कोई जरा होता है ना, कुछ तो होना चाहिए। अपने आते हैं जब हम अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, अपने लोगों में, तो इसमें क्या, ये मैं समझता हूँ कि मेरा प्रोटोकॉल यही है। ये अवामी प्रोटोकॉल, हमें ये चाहिए। सही है। अच्छा, अब वजीर आजम हाउस का एक अपना एक होता है, और पाकिस्तान में जो लोग सियासत करते हैं कहीं ना कहीं सोचा ज़रूर होता है कि भाई कभी इस घर तक पहुंचेंगे। अब उस घर के साथ आते हैं बड़े मसाइब, और उस घर की जितनी अट्रैक्शन है, अक्सर हमने ये देखा है, बल्कि ज़्यादातर वजीर आजमों का हमने ये देखा है कि बाहर निकलते ही उन पर कोई केस बन गया, मुकदमे हो गए। तो उस वजीर आजम हाउस में एक शख्स के जाने का फ़ायदा ज़्यादा होता है या उस शख्स को ज़ाती तौर पर नुकसान ज़्यादा होता है? लेकिन एक बात आपने जो की है वो बड़ी दिलचस्प है कि अगर तो कोई वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो फिर आप शक में पड़ जाते हैं कि ये वज़ीर आज़म रहा ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये एक हमारे सोसाइटी में एक बदकिस्मती है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पर भी मुकदमे इन्होंने बहुत हुए, और फिर अल्लाह का ये भी करम है कि उसने मुझे सुरखरू किया। और मैं वहाँ पर भी ये कहा करता था कि देखें, आपका जो है ना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। हमारे यहाँ जिस वक्त मैं वज़ीर आज़म बना, तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि भाई मैं एक दिन हम ओपन करेंगे वज़ीर आज़म हाउस और आपको बंदोबस्त कर लें। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो ये रूटीन का काम है, कोई फ़िक्र की बात नहीं, हम कर लेंगे। मैंने कहा कि मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और वर्कर वज़ीर आज़म जिस वक्त कॉल देगा कि आज ओपन है हाउस, तो ये ना हो कि तादाद ज़्यादा हो जाए। उन्होंने कहा जितनी भी होगी हम संभाल लेंगे। तो जिस दिन हमने वज़ीर आज़म हाउस ओपन किया तो पहला रेला जो आया वो 20,000 का था। इनको लाले पड़ गए, समझ न लगे क्या हो। और फिर वो इतनी दुनिया इकट्ठी होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि मैं सामने से खिताब नहीं कर सकता। फिर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की छत पे चढ़ गया। तो अभी जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं उसमें तो मुकदमे ख़त्म भी करवा दिए, तो आप भी अपना वाला ख़त्म करवा लेते? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो खुद जब एक प्रोसेस से ख़त्म होने चाहिए और उसी पर मुझे इत्मीनान भी ज़्यादा होता है। तो मैं तो सारे मुकदमे मेरे ख़त्म हो गए थे। फिर वो हाई कोर्ट में वो चैलेंज करते हैं, जी। उसमें से कुछ हाई कोर्ट से उड़ गए। अब तो मैं पता करूँगा वकील साहब से कितने हैं कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है। लेकिन अच्छा, अब इंतखाबात की तरफ हम आते हैं। कैंपेनिंग का सीज़न है, आप लोग भी कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन करते हुए लोगों से जब मुलाकात होती है वो क्या कहते हैं? एक तो मसाइल हैं, वो महंगाई है, लेकिन अदरवाइज अब जो इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और वो जो कैंपेन है, बताऊं कि हमारे अंदाज जो है ना वो ये है कि हम कोई सिर्फ इलेक्शन में नहीं आते। एक सियासतदान होता है जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है वो आवाम के पास आता है। खास तौर पे यही हम लोग तो 365 दिन जो हैं 24 घंटे इधर ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वो जो माहौल है हमने भी क्योंकि हलकों में देखा और यहाँ पर भी देखा तो ज़रा ठंडा है। आप लोगों के लिए भी ठंडा है, महसूस हो रहा है आप लोगों को कि वो वाली गर्मा गर्मी इलेक्शंस की नहीं है इस दफ़ा? वो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे अवामल आए कि अभी कुछ एक गैर ज़रूरी शकूक जो है वो डेवलप हुए कि पता नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने तो ये फरमाया है कि कोई बंदा जो है इलेक्शन के बारे में शक व शुबा की बात ना करे। हाँ। और अगर बहुत जरूरी करनी है तो अपनी बीवी से करे। आपने भी की है वैसे? आपके घर में क्या माहौल चल रहा है? पता है क्या हो रहे हैं इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है, अंदरूनी बातचीत क्या होती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो पीपल्स पार्टी को कभी मिली नहीं। हम तो मुखालिफ जो लहरें हैं उनके खिलाफ ही तैरते रहे हमेशा ज़िंदगी में, और ये वाहिद जमात है जो हमेशा अपने ज़ोर पर आती रही।
हम हमेशा ये कहते हैं कि लोग धांधली करके आते रहे, हम धांधली के बावजूद आते रहे, ये फ़र्क है। और इस दफ़ा भी आप देखें कि कभी कोई लाडला होता है, अब एक लाडला पुराना हो गया तो कोई नया लाडला आ गया, तो हम लाडलों वाले नहीं हैं, हम तो अवाम में जाते हैं और इन मुश्किल हालात में इन सारे बैरियर्स को क्रॉस करके हम फतह के पास जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी कर सकती है, जो एक हकीकी नुमाइंदों में अवामी जमात है। तो बिलावल साहब ने जिस तरह कहा था कि जी ये नए लाडले हैं, तो अभी ये बात तय है और अभी भी आप लोग ये बात बिलीव करते हैं ना, इसी को कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं कि जी ये नए लाडले आ गए? असल में हुआ ये कि उस जमात ने ये सोचा कि अगर हम ये कहेंगे कि हम लाडले हैं किसी के, तो इससे हमारा रोब और दबदबा, जो आप शब्द की बात कर, ग्राफ ऊपर जाएगा, वो उल्ट पड़ गया। अब देखें ना कि अब दौर मुख्तलिफ दौर है। आज 10 साल पहले वाला दौर नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो 5 साल पहले वाला वोटर था वो भी नहीं, अब एक और क्लास है वोटर की, एक और नस्ल है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना एक नज़रिया है, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ इस वक्त साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात जो हैं वही हमें आगे लेके जा सकते हैं। हर पार्टी का हक है वो इलेक्शन लड़े। अब अगर वो कोई पार्टी कहती है कि हम लाडले हैं, तो मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हम सभी लाडले हैं। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के अवाम हमारे हैं। देखना ये है कि अवाम का लाडला कौन है। अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि भाई सब पार्टियों को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, तो जो एक पार्टी को अभी साइडलाइन कर दिया, ये सही हुआ? देखिए जनाब, मैं एक जमहूरी आदमी हूँ। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मुझे सिर्फ अगर एतराज़ है ना, तो मुझे वो मई के उस वाक़े के ऊपर है, 9 मई। उसको कोई पाकिस्तानी हज़म नहीं कर सकता, क्यों कि ये इस मुल्क को हम सब का मुल्क है, अब इदारे भी हमारे हैं। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हर इलाके में एक फ़ौज होगी, हमेशा होगी। अगर आपकी अपनी नहीं है तो दुश्मन की होगी। तो लिहाजा फ़ौज और अवाम के दरमियान किसी किस्म की कार्रवाई जिससे नफ़रत फैल सकती हो, जिससे तलक़ात ख़राब हो सकती हो, वो मुल्क दुश्मनी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार छिन गई थी, बिल्कुल हम तीर पे लड़ गए। निशान को इतना बड़ा भी नहीं होता कि अब तो लोग बड़े समझदार हैं। अगर आप लड़ना चाहे कोई आदमी इलेक्शन, तो किसी निशान पर भी लड़ सकता है। लेकिन वैसे आपका अपना मानना यह है कि ठीक है, अगर बल्ला हो भी तो कोई मसला नहीं है भाई, इलेक्शन का मतलब ही है कि सब आए। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हो कोई निशान। मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीर का निशान था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो इलेक्शन लड़े थे, वो तीर तलवार, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो उन्होंने तलवार का निशान ही गायब कर दिया लिस्ट में से। तो लड़े। ये सही हुआ था उस वक्त? नहीं, उस वक्त भी हमने एतराज़ किया था। तो जब उन्होंने कहा कि तीर पे लड़ना, तो हमने कहा लड़ो। पार्टी का नाम बदल दिया, हमारी पार्टी का भी नाम बदल गया था। हम भी पार्लियामेंटेरियन थे। उस पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मैं पहला सेक्रेटरी जनरल था 2001। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लाहौर की तरफ आते हैं, पंजाब की तरफ। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और ये जो एक जमात है जिसके साथ आप लोगों के बिलावल भुट्टो साहब का टाकरा है जबरदस्त किस्म का लाहौर में, उनके बारे में ये तासुर तो है कि भाई वो ही जीतेंगे। अगर उस जमात की बात करें जिससे बला छिना, तो उनके तो कागजात नामजदगी भी छीने जा रहे थे, कागज यूं हाथ से खींच रहे थे बच्चों की तरह। तो वो नजर आ रहा था कि उनको तो साइड पे ही रखना है। लेकिन अब आपका मुकाबला जो नून लीग के साथ है, वो उसके लिए तैयारी है? पूरी तैयारी है। और जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि साड़ी गल हो गई, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्लिप संभाल लीजिएगा। इनकी कहीं बात हुई है या नहीं हुई तो मैं नहीं जानता, अवाम में इनको ना हो गई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में आप रिजल्ट्स देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हार रही है। जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो एक आम बंदे की राय है, वो इनके हक में नहीं है। वो कहते हैं कि इन लोगों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि पीपल्स पार्टी को वोट दो। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये बात भी रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे पंजाब में। जब इन्होंने सियासत में कदम रखा तो आपने इनको क्या मशवरा दिया कि लीडर बनने का गुर क्या होता है? देखें जी, ये तो मेरा बेटा है, इसलिए इसको कोई गुर बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि ये तो बचपन से सारी चीज़ें देख रहा था।
तो मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि ये जो आप मरूसी बात करते हैं वरासत की, वो वरासत की बात होता है कि किसी बादशाह कोई अपने बेटे को आगे बादशाह बना दे। तो ये अगर बेटे को कहे कि जाओ बेटा मुंह हाथ धोकर अवाम में जाओ और देखो आपके साथ क्या अशर नशर होता है, तो ये कौन सी मरूसत है? बिल्कुल तो कौन सी, अच्छा फिर एक और चीज भी कि इनको आपने मना किस चीज से किया कि सब कुछ करना लेकिन ये ना करना? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे सियासत में जो किलिंग बात है ना, वो है अपने वोटर से, अपने वर्कर से, अपने चाहने वालों से झूठ बोलना। बस जो बात है उनके सामने रख दें। हकीकत जब रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो है अगर वो तल्ख हकीकत भी है उसको तस्लीम कर लें। चल इसको थोड़ा सा ना मुश्किल करते हैं ना जरा, ये तो अभी बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जवाब आ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने वालिद साहब से कहते हैं वालिद साहब देखें ये जो है ना इस पर मेरा आपसे इख्तलाफ है? वालिद साहब से इख्तलाफ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज़ जिससे मैं थोड़ा डर जाता हूँ, जब ये सुबह बहुत जल्दी उठने का कहते हैं तो थोड़ा भाग जाता हूँ मैं। और जो आज तक ज़िंदगी में मैंने आज तक ज़िंदगी में मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। हाँ, अगर कभी गुस्सा हुए हैं तो वो ज़रा सुबह जल्दी उठने वाली बात पे हों। मेरा इनका टाइम तो सुबह 6 बजे है, मेरा बस अब डिपेंड करता है। अगर काम हो तो 6 बजे है, वरना नहीं तो सोने दें फिर। लेकिन उसमें यह है कि ये एक वाहिद चीज़ है जिस पे मुझे ज़िंदगी में डांट पड़ी। सही है। और आपको इनकी कौन सी चीज़, इस बात के अलावा आपको कौन सी ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं? मैं समझता हूँ कि इसके अलावा अल्लाह का बड़ा करम है, ये बड़ा फरमाबरदार बेटा है, बड़ा मोहब्बत करने वाला, बड़ा अक्लमंद, और इसने बड़ी जल्दी पिक किया है और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। बस आप सुबह जल्दी उठ जाएं तो सारी जायदाद आपके नाम। लेकिन ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी उठने की कोशिश जारी है। सही है। अच्छा, अब अगर हम इस तरफ आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेकर अब तक पूरे मुल्क में उसने बड़ा अरसा लगाया, बड़े बड़े लीडर दिए, सब कुछ दिया, रोटी कपड़ा मकान का नारा जो था वो अब तक चल रहा है, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? वो हुआ जी पूरा, और मैंने उसको पूरा होते देखा। ये हमारी भी अवाइल उम्री थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारा रोमांस हुआ। उस वक़्त आप तो नहीं थे, तो वो एक अजीब ज़माना था, एक बड़ा घुटन थी, अयूब खान का दौर था। और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की आबादी थी 10 करोड़, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान को मिलाकर, और वोट देने का हक सिर्फ 80,000 लोग, 40,000 मशरकी पाकिस्तान और 40,000 मगरबी पाकिस्तान। वो बीडी मेंबर्स इलेक्ट करते थे, वो बीडी मेंबर आगे से MNA बनाते थे, MPA बनाते थे और सदर चुनते। जैसे हम अभी बैठे हैं, ना मेरे पास वोट का हक था, ना इनके पास, किसी के पास, ना इनको कोई पूछता था, ना इनके पास कोई जाता था। शहीद जुल्फ़िकार अली ने भुट्टो ने कहा कि नहीं, वन मैन वन वोट, यस, एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट आपका हक है, खाए वो अमीर है, खाए गरीब है, खानदार है, मजदूर है, वो हारी है या जिम्मेदार है, वोट बराबर है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि इंसान की तौकीर शुरू हुई। पहला ज़माना, अल्लाह का शुक्र है कि आप पैदा ही नहीं होते, आपने देखा ही नहीं। छोटा सा जिम्मेदार जो था ना, वो भी चारपाई के ऊपर बैठता था और अपने हारी को नीचे बैठाता था, उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं थी, उसको तू करके बुलाता था। और अगर जो मारता नहीं है, सिर्फ गाली देता है, वो अच्छा जिम्मेदार कहलाता था। अच्छा। उस माहौल से निकाला इंसानियत को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अमीरों के ड्राइंग रूम और महल से निकाल के आम आदमी की दहलीज पर झोंपड़ी तक पहुंचा दिया इलेक्शन लड़ने वाले को कि अगर तुमने ये फील्ड लेना है, अगर तुम्हें MNA बनना है तो जाओ, फिर तुम्हें झोंपड़ी में भी जाना पड़ेगा, तुम्हें कच्चे घरों में भी जाना पड़ेगा। उससे ये हुआ कि लोगों का शऊर बुलंद हुआ। जब वो गया, उसने देखा कि भाई इनके पास तो पानी नहीं है। उन्होंने बोला हमें पानी ला कर दो, हमारी गली कच्ची है, इसे पक्की कराओ, हमारी नालियाँ को देखो क्या हाल है, ताफुन है। तो माशरे में बेहतरी आई, अब कंपटीशन हो गया। अब जो बन रहे हैं, मैं आपको मंशूर, वो बिल्कुल
अवामी ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरियात को सामने रख कर बन रहे हैं। मैंने देखा मंशूर, जैसे पीपल्स पार्टी के मंशूर में लिखा है कि हम तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये है कि हमने डबल की 2008 में, 2012-13 में जिस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर था तो तनख्वाहें डबल की, पेंशनें डबल की, और यूनिट हम उस वक्त जो था वो 200 यूनिट जो था वो हम बिल्कुल मिनिमल 4 रुपए का देते उस ज़माने में, नहीं सॉरी 2 रुपए का। 4 रुपए का तो आम आदमी को देते थे, 2 रुपए का यूनिट देते थे। और वो आम आदमी ये होता है जिसके पास कोई 2 बल्ब हो, एक पंखा हो, बिल्कुल बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट हो। आपने जो कहा ना कि आपने आकर वो तनख्वाहें डबल कर दी, तो वो तनख्वाहें डबल जो कर दी वो प्राइवेट सेक्टर ने देनी थी और पब्लिक सेक्टर में चले जानी थी, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कमी हो गई और पब्लिक सेक्टर डबल हो गया। तो ये कोई फॉर्मूला कैसे नहीं हुआ नहीं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता। माशी हालत बेहतर हो गवर्नमेंट गई? जो है ना वो टैक्स मैंने दिया, तनख्वाह जो है वो इनकी डबल हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखे ना ऐसा है कि आप पेंशन, आपके पास पेंशनर वो कितना भी है? मेरे ही पैसों से जा रही है ना, टैक्स दे रहा हूँ मैं, नहीं, नहीं। तो पेंशन उसको ज्यादा मिल नहीं, गई। फिर तो सारा कुछ जो पाकिस्तान का पास है वो आपके ही पैसों का है, ऐसे ही हम कहीं से तो नहीं लाएगा ना। हाँ। लेकिन आपने बात ऐसी की ना कि हमने कहा है बढ़ाएंगे। देखिए आपसे पैसा लेकर ही तो हमने सड़कें बनानी है, रोड बनानी है, ट्रेन चलानी है, जहाज चलाने हैं, बिजनेस करनी है, दफा करना है, एम्बेसियाँ चलानी है, आपके पैसे। अब पड़ोस वाले तो नहीं देंगे ना जी। लेकिन मैं वो टैक्स दे दे कर पिस चुका हूँ, ये भी तो सोचना है ना। नहीं देखे ना, टैक्स अब जब टैक्स आप देते हैं, अगर आप तो मैं समझता हूँ कि टैक्स सबसे कम हम ही देते हैं, आपस की बात है। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देता। अब पोजीशन ये है कि हमने इतने शकूक व शुबात जन्म दिए किए हैं, इस उसको पैदा किया है माशरे में कि हम एक दूसरे को एतबार नहीं करते। हमने इतना प्रोपेगेट किया है, इतनी करैक्टर असैसिनेशन की हर आदमी की। हम सियासतदान एक दूसरे को चोर कह रहे होते हैं, डाकू हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर लिखते जाएं तो कोई बचा है? अब आपकी जो नस्ल है ना, इसको इन्वॉल्व करना है, इसको इन्वॉल्व करना है पॉलिसी मेकिंग में। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां करते रहे और सबके बारे में शुकूक और शबाहत पैदा कर दिए। अब इस सियासत को आगे कैसे बढ़ाएं और सजा मिले? क्वेश्चन आपका, क्योंकि देखिए मियाँ साहब वापस आए, उन पे जितने मुकदमे थे सब खत्म हो गए। अब इमरान खान पे हैं सारे केसेस। अब जब इमरान खान ज़्यादा पसंद आ जाएगा लोगों को, या ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी दोबारा कहीं और जहाँ पे वो कबूलियत और मकबूलियत वाली बात है, वहाँ जहाँ कबूलियत हो जाएगी, फिर सब आप लोगों की तरफ और मियाँ साहब की तरफ वापस आ जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी। यही फिक्र सबको दामनगीर, हमें अपनी रवश बदलनी होगी। ये 75 साल जो हम एक दूसरे के साथ सलूक कर रहे हैं, इसको बदलना होगा। हमें अपनी ज़बान और अपना लहजा बदलना होगा। हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा, एक दूसरे को इज्जत देनी होगी, एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा पाकिस्तान की खातिर। बिल्कुल पाकिस्तान की खातिर, बिल्कुल। अब ये प्रचार आप भी करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान थे और जो बुजुर्ग मुख्तलिफ तमाम इदारों में, तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए थे, उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया और जो कुछ आने वाली नस्लों के साथ किया वो सही नहीं किया? देखिए ये आप इस तरह नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो पाकिस्तान को बनाया। उनके बाद वाली नहीं, उनके बाद वालों को बताऊं, मुश्किल तरीन हालात में उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन हमारा हमने अपनी सोसाइटी में एक नई वजह जो है ना उसको रोशनास करा दिया है कि जहां हम मनफी बात को जो है ना वो ज़्यादा उजागर करते हैं। ये बदकिस्मती है, उसमें शायद मैं भी करता हूँ। इसमें अगर किसी ने बात की है सही, मेरे दिल की बात की है और वो बात सच है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। वो क्या? उसने कहा कि ये इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उन्होंने कहा 80 की दहाई से हमने निकलना है, इसी से हम पीछे हैं। 2 लेसन अगर हम आप दोनों से लें, एक आप दें, एक मीडिया के लिए और एक सियासतदानों के लिए, तो 2 लेसन आप क्या देंगे? देखिए मैं आपको यही बताया कि मीडिया के लिए क्या होगा। देखिए मीडिया को पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इमेजेस जो है ना, खूबसूरत इमेजेस, वो भी प्रोजेक्ट करने चाहिए। सही है, ठीक है। और सियासतदान के लिए पाकिस्तान में आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया में भी ये सब कुछ होता है। जी जी जी। इंडिया में भी इलेक्शन के दौरान बड़ी मारामारी होती है, लेकिन वो जो है ना
डेस्टिनेशन इंडिया, हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल branding की गई इंडिया, जो उन्होंने। और पता नहीं क्या क्या वो नहीं दिखा रहे होते कि वो बैलेट पेपरों के साथ क्या कर रहे हैं और बैलेट के बॉक्सेस, वो बॉलीवुड दिखा रहे होते हैं दुनिया को। क्या हो हमारे मुल्क में सारा टूरिज्म वो ले गए। हमारे पास उनसे बहुत खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ हम लठ लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बाहर से कौन आएगा। सही बात है। इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल, वहाँ का टूरिज्म कितना है आपको पता है? यू मस्ट बी नोइंग, इट्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन वैसे कौन सी? गुजर खान, और गुजर खान से अलावा अगर मुझे चाहेंगे तो मैं नॉर्दर्न एरिया और कश्मीर को, लेकिन हमारा तो सारे ही खूबसूरत है ना जी। फोरम साहब, लेसन फॉर मीडिया एंड फॉर पॉलिटिशियंस बोथ। मीडिया के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ये मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि उसका टिल्ट किसी तरफ नहीं होना चाहिए। और आपकी भी इल्म में है कि आजकल तो ये भी चल रहा होता है कि अगर हुकूमत के हक में खबरें देखनी है तो ये चैनल लगा लो, और अगर हुकूमत के मुखालिफ खबर देखनी है तो ये चैनल निकाल लो। ये बड़ी जाती है। मीडिया को न्यूट्रल रह के प्रॉपर खबर देनी चाहिए। एक फिर लिफाफा कैसे बनेगा सर? हाँ, बस ये लिफाफे को तो खत्म करना चाहते हैं। एक हमारे टाइम पे लिफाफे खत्म हो जाए, ये चाह रहे हैं आप। अब किस्मत की बात है। अब इसमें तो जो पुराने वाले थे उन्होंने ले लिया, हम देखिए, इंसान से मुकाबला है, इंसान की किस्मत से नहीं है। अब किस्मत है तो क्या हो सकता है, हमारा क्या किस्मत। अगले वजीर आजम वजीर आजम तो मेरे ख्याल हम पार्टी का जो है वो हमारे लीडरशिप है, आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। लेस देन दैट कोई भी बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप वजीर की बात करें तो वजीर कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? जो अगर आप कहेंगे बस डन, फिर मीडिया वाली ले लीजिएगा। अच्छा, ठीक चलेगा काम, इंफॉर्मेशन में ठीक रहेगा काम। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आप लोगों का। आमीन, बहुत शुक्रिया।